हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की इस क्लास में। आज 7वीं क्लास है हमारी। तो पिछली 6 क्लासों में जैसा कि हमने कुछ-कुछ चीज़ें जाना जो संविधान और राज्य व्यवस्था की किसी भी विशेष टॉपिक को शुरू करने से पहले इन बातों को हमें जान लेना चाहिए। और अभी जो 6 क्लास के बाद 7 और 8 1-2 क्लास और उसमें हम सारी बेसिक बातों को जानकर समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना से शुरू करेंगे चीज़ को। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या जाना था? पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था संविधान और राज्य व्यवस्था के सिलेबस को जाना था। उसके बाद हमने सरकार के बारे में चर्चा की थी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की सरकार के 3 अंग, इनकी चर्चा की थी। और आपकी जो है उसको हमने पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी उदाहरणों से समझने का प्रयास किया था। और उसमें हमने एनजीटी की भी चर्चा की थी। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण संबंधी उदाहरण लिया था, तो मैंने सोचा एनजीटी भी थोड़ा-सा बतला देता हूँ। तो ये चीज़ें हमने देखी थी और कहा था कि हम लोग बहुमत के प्रकार जानेंगे और बहुमत के प्रकार 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएँगे। तो हम लोग प्रस्तावना से चीज़ को यानी प्रिएम्बल से शुरू करेंगे और प्रिएम्बल के एक-एक शब्द को समझेंगे। तो पिछली क्लास आप लोग ज़रूर जाके देखिए और चैनल से जुड़िए। और क्या बोलते हैं, क्लास थोड़ा देर से आ रही है किसी अव्यवस्था के कारण, और कोशिश है कि समय पे आए। मैं बार-बार बोलता हूँ, परंतु अब कोशिश है कि आ जाए समय पे, जो कि आएगी। 1 मिनट ज़रा मार कर ले लूँगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो सरकार और उसका गठन, इसी क्लास में सिलेबस पे हमने चर्चा की थी। तो हम एक चीज़ और जान लेते हैं उससे संबंधित, कि हमारे संविधान में सरकार और उसका गठन कैसे है? हमारे संविधान में सरकार और उसका गठन कैसे है? कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थिति क्या है? तो उसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं, भारत के संविधान भारत के संविधान में अ, सरकार का गठन कैसे है? मतलब कैसे है ये देखते हैं हम लोग। और एक चीज़, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बहुमत के प्रकार हम लोग जानेंगे, जो कि आज और 1 क्लास और लग जाए कहीं, उसके बाद प्रस्तावना शुरू होगी। तो बहुमत के प्रकार अभी हम लोग क्यों समझ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। आप क्लास में बने रहिए, क्यों ज़रूरी है, पहले समझ लेना। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पॉलिटी और अपना संविधान समझना। जब इन जो 6-7 क्लास हमने करवाए हैं, तो आप उसको जा कर के देखिए और चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर लाभ ही पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी संविधान है। देखिए ये संविधान है, ठीक। अब देखते हैं कि इस हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की क्या स्थिति है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और संविधान के भी 3 स्तंभ आप इसको कह सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और पिछली क्लास में हमने ये भी जाना था कि सरकार और उसका गठन, इस संबंधी टॉपिक जो हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था में, वो संविधान का लगभग 50% से भी अधिक हिस्सा लेता है। वो हमने बतलाया था, आप लोग जाके चेक करिएगा लेक्चर, क्लास नंबर 6, ये 7 है जो आज हो रही है। विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा हो गया हमारा न्यायपालिका।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। ये लोग कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है विधायिका के बनाए हुए कानून को। ये हो गया जुडिशरी। अब देखेंगे हमारे भारत के संविधान में इन तीनों की क्या स्थिति है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैं इनको साफ करता हूँ। अगर आपको भी चार्ट बनाना है तो बिल्कुल बना लीजिएगा। पहले लिखिएगा ऊपर में संविधान, फिर ये तीन, फिर उसके बाद हम लोग तीनों को एक एक करके समझेंगे चार्ट के ही माध्यम से। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो। चलिए पहले देखते हैं विधायिका। विधायिका लेजिस्लेचर। अब देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। इसकी भी, ये भी दो स्तरीय है, राज्य की अलग, केंद्र की अलग। अब देखते हैं संघ। और एक चीज अभी और बताऊं, संघ यानी यूनियन, और केंद्र, केंद्र की विधायिका। हमारे संविधान में जो है केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं, शब्द का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल में करते हैं, मगर हमारे संविधान में जो शब्द का प्रयोग है केंद्र की जगह संघ। कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है केंद्र सरकार। संघ सरकार अवश्य लिखा होगा। तो केंद्र को ही हम लोग संघ कहते हैं। तो संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद। आप लोग भी नोट करिए, संसद। और यहाँ हो गया प्रांत या राज्य की विधायिका। प्रांत या राज्य की विधायिका, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल। संघ या केंद्र की विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं? संसद। राज्य या प्रांत, प्रांत हम लोग अंग्रेज के समय में बोलचाल में करते थे प्रयोग। अभी राज्य, तो राज्य का, राज्य टॉपिक में हम लोग राज्य को क्लियर करेंगे। इसको बहुत सारे चीज में अलग अलग तरीके से उल्लेख है राज्य का, बहुत सारे टॉपिक में। तो जब राज्य टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो राज्य को क्लियर, अभी राज्य का मतलब समझिए स्टेट, जैसे बिहार, गुजरात, असम, दिल्ली, ऐसे ही समझिए। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु उसको भी हम लोग राज्य ही कहते हैं। तो राज्य विधानमंडल हम लोग कहते हैं राज्य की विधायिका को। अब संसद के कितने सदन हैं? दो। ये भी आपको पता होगा, इसके भी दो सदन हैं। एक है आपका राज्यसभा। राज्यसभा मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो समझिएगा। राज्यसभा, इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा को ऊपरी सदन। ऊपरी सदन, राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदन भी कहते हैं, या फिर अपर हाउस। अपर हाउस। और देखिए यहाँ राज्यसभा, यहाँ लोकसभा। लोकसभा। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन, अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस या निचला सदन कहते हैं। लोकसभा, लोअर हाउस। और इसको क्या कहते हैं? निचला सदन। और आपको ये तो पता होगा, राज्य, राज्य विधानमंडल, इसमें क्या होता है? इसके भी दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें भी दो है। मैं यहाँ ये लोअर हाउस को साफ कर रहा हूँ।
आप लोग लोकसभा को निचला सदन या लोअर हाउस समझ सकते हैं, कह सकते हैं, और कहते ही हैं, सकते नहीं है, माफ करिएगा। विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा को हम लोग निचला सदन या लोअर हाउस, निचला सदन या लोअर हाउस, एक। और विधान परिषद को, विधान परिषद, विधान परिषद को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन या अपर हाउस। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। संघ या केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, जो केंद्र के स्तर पे है। उसके भी दो सदन हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा सभा को ऊपरी सदन भी कहते हैं, या इंग्लिश में अपर हाउस। लोकसभा को हम लोग निचला सदन कहते हैं, इंग्लिश में लोअर हाउस। यहाँ केंद्र के स्तर पे संसद है, तो राज्य के स्तर पे राज्य विधानमंडल है। तो राज्य विधानमंडल के भी दो दो सदन है। एक है विधानसभा, जिसको निचला सदन या लोअर हाउस, विधान परिषद ऊपरी सदन या अपर हाउस। आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे समझेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया तो आगे समझते हैं। मैं इसे साफ कर रहा हूँ। हाँ, राज्य के बारे में क्या बताया था अभी? राज्य का मतलब समझिए यूपी, बिहार, बंगाल, ऐसे ही। राज्य थोड़ा टेक्निकल है, ये थोड़ा समय लेगा। और उस जब राज्य टॉपिक हम लोग करेंगे स्टेट्स, उसमें चीज़ों को समझ के क्लियर कर लेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम से बतला रहा हूँ कि हमारे संविधान में सरकार का गठन या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थिति क्या है। ये देखिए, आपकी विधायिका भी दो स्तरीय है, केंद्र के स्तर पे, राज्य के भी स्तर पे। इनके भी दो सदन है संसद के, राज्य विधानमंडल के भी दो सदन है। तो अब हम लोग कार्यपालिका को देखते हैं। विधायिका को देखा, अब थोड़ा कार्यपालिका को देखते हैं। और ये भी बेसिक्स ही है, ये सब समझ जाएंगे तो आप पॉलिटी या संविधान या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, चीज़ को समझने में आप आसानी से समझ जाएंगे। तो थोड़ा कार्यपालिका को देखते हैं। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, ये भी दो स्तरीय है। यहाँ केंद्र के स्तर पे देखते हैं संसद, वहाँ राज्य के स्तर पर विधानमंडल। उसी तरह यहाँ भी है, देखिए कैसे है। संविधान में किस शब्द का प्रयोग है? संघ का, परंतु हम लोग केंद्र भी कह सकते हैं। और ये याद रखना है, संविधान में केंद्र नहीं है, संघ है। संघ या केंद्र की कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा आपका राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। संघ को क्या कहते हैं? यूनियन। इसको हम लोग कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसको हम लोग लिख देते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में भी इसलिए लिख देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी जानकारी हो जाएगा। हाँ, तो केंद्र के स्तर पर जैसे हो गया हमारे हमारे हो गए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर हो गया हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर हो गया हमारे मंत्री परिषद या केंद्र की मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। और एक और लिख देता हूँ, जैसे केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, केंद्र सरकार से रिलेटेड जो भी सर्विस है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी या फिर और भी अन्य एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम, एसएससी जो केंद्रीय स्तर पे है, सीजीएल वगैरह। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके स्टेट में इन्हीं के समकक्ष, राष्ट्रपति की जगह यहाँ राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल को क्या कहते हैं, गवर्नर, गवर्नर। यहाँ लिख देता हूँ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ लिख देते हैं पीएम, इसको लिख देते हैं कैबिनेट और सेंट्रल सर्विसेज। तो यहाँ उपराष्ट्रपति है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल का कोई पद हमारे राज्य में नहीं होता है। इसको मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ, बाद में संसद टॉपिक में सबको क्लियर कर लेंगे। तो पाल का पद ज़्यादातर देखिएगा आप केंद्र शासित प्रदेश में होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, लद्दाख, दमन दीव जो भी है। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। देखिएगा केजरीवाल मोदी साहब के पीछे कैसे पड़े रहते हैं, क्योंकि केंद्र का दखल है। और वहाँ उपराज्यपाल का पद होता है, वो जिनको हम लोग एलजी कहते हैं। एलजी केजरीवाल का भी विवाद आप देखते होइएगा, पहले देखते होइएगा, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। राज्य में उपराज्यपाल का पद इसलिए भी नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। अब राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और राज्य में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और उनके मंत्री और मंत्री परिषद और चीफ मिनिस्टर को ही वरीयता दी जाती है। अगर राज्यपाल सिर्फ इसलिए होते हैं, राज्य में संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो सरकार के दैनिक क्रियाकलाप में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब राज्य में मान लीजिए कि एक गवर्नर भी होगा, एक उपराज्यपाल भी होगा, या उप गवर्नर जो भी कह लीजिए, तो दो दो संवैधानिक प्रमुख होंगे तो थोड़ा शासन ठीक से नहीं हो पाएगा, शक्तियों का टकराव होगा। इस वजह से भी उपराज्यपाल का पद नहीं है। और लोकतंत्र में दो दो संवैधानिक प्रमुख एक ही राज्य में, ये ठीक भी नहीं है। थोड़ा शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलेगी, शक्तियों का टकराव होने की वजह से लोकतंत्र का ढांचा डगमगा जाएगा। तो इसलिए भी उपराज्यपाल का पद राज्य में नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग जब संसद या राज्य विधानमंडल से संबंधित टॉपिक आएगा उसमें। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री यहाँ हो गए, तो यहाँ होंगे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। फिर हो जाएंगे हमारे, जैसे यहाँ केंद्र के मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है, यहाँ राज्य के राज्य मंत्री परिषद, और या मंडल दोनों लिख देते हैं। इन दोनों में भी अंतर हम लोग बाद में समझेंगे। ये सब एक टॉपिक है, ये सब एक एक टॉपिक है, ये सब एक एक टॉपिक है। अभी हम लोग एक मैप के माध्यम से समझ रहे हैं कि कैसे है, स्थिति क्या है, ये समझ रहे हैं। यहाँ हो गया राज्य सेवाएं या प्रांतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस। जैसे वहाँ देखिएगा पीसीएस, यहाँ डीएम तो वहाँ एसडीएम, यहाँ मान लीजिए एसएससी है, सीजीएल है, तो यहाँ मान लीजिए बिहार बीपीएससी या बीएसएससी है, ऐसे करके जो राज्य की सेवाएं हैं, वहाँ केंद्र की सेवाएं हैं, ऐसे। तो देखिए हमने विधायिका का भी देखा स्थिति, वो भी दोहरा है, कार्यपालिका वो भी दोहरा है केंद्र और राज्य के स्तर पे। अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका दोहरा नहीं है, एक ही कड़ी में है, ऐसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, या फिर उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट
और हर राज्य में इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। दिल्ली वगैरह महानगरों में, बड़े महानगरों में मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको बोलते हैं। तो एक ही चीज में ऐसा नहीं है कि केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट, राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट, केंद्र का अलग हाई कोर्ट, राज्य का अलग हाई कोर्ट, केंद्र का अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राज्य का अलग डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं। बाकी सब दोहरा है, मगर न्याय व्यवस्था हमारा ऐसा दोहरा तंत्र नहीं है केंद्र और राज्य के स्तर पर। अगर आपके साथ कोई भेदभाव होता है, या आपका अधिकार छीनता है, या आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट में भी केंद्र सरकार के किसी भी चीज के लिए चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं। आप लोग नोट करिएगा तो कर लीजिए, फिर साफ करके आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया तो हम लोग आगे समझते हैं। आपको मैंने पहले कहा था ना कि बहुमत के प्रकार के बारे में बतलाऊंगा आपको, क्यों जरूरी है पहले समझ लेना। तो अभी हम लोग थोड़ा न्यायपालिका को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। चलो मैं इसे साफ करता हूँ। हाँ ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया। तो चलिए, केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका को देखा हम लोगों ने, राज्य के स्तर पे भी देखा, ये सब कार्यपालिका के ही अंतर्गत आते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं। यूं से लेके प्रधानमंत्री तक बताया था आपको मैंने। जय हो सिया राम। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, न्यायपालिका। हम्म हमारे देश में जो न्यायपालिका की स्थिति है, टॉप से लेके लोअर लेवल तक, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक ही है, कोई वो नहीं है कि राज्य का अलग और केंद्र का अलग, एकल न्याय व्यवस्था। जुडिशरी, हम लोग इसको देखते हैं। तो ये समझा था अभी आपको, वैसे ही फिर से समझाता हूँ। ये देखिएगा, टॉप लेवल पे, फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हम्म तो अब देखिए, टॉप लेवल पे हमारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च जिला न्यायालय। और जिला के बाद अन्य भी आते हैं, एक आप दे सकते हैं अन्य का, जैसे छोटे मोटे न्यायालय कचहरी गांव वगैरह में होते हैं, मगर मेन यही तीनों है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत ये सब आते हैं। तो देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। केंद्र का अलग हाई कोर्ट होगा, राज्य का अलग हाई कोर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसका अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, यहाँ भी जा सकते हैं, चाहे उस राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो।
हाँ, जिला न्यायालय जिला न्यायालय को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मतलब सॉरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे बड़े शहरों में बोलते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसको ये भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कहीं बोलते हैं इसको मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या है? इसको जैसे यूपी में बोलते हैं मुंसिफ, मुंसिफ कोर्ट। जैसे देखिएगा यूपी में, तो यूपी में इसको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मुंसिफ कोर्ट या सिविल जज, इसमें सिविल जज बस बैठते हैं। या फिर आप देखिएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको बोलते हैं सब कोर्ट, सब कोर्ट। और बड़े शहर जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में बोलते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। बड़े शहरों में मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ऐसे अलग अलग और भी स्टेट हैं, उनको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको भी आपको बनाना है तो बना लीजिएगा, यहाँ ये भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसके बाद अन्य भी आते हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं गांव वगैरह में, अन्य कचहरी या कोई भी छोटा मोटा जो अपना न्यायिक संस्था है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा। अब इसको नोट करिए, फिर हम लोग मेन मुद्दा पे आएंगे, बहुमत के प्रकार। नोट हो जाए तो बताइए। चलो साफ करूँ? चलिए साफ करते हैं, तो फिर आगे समझेंगे। तो हमने तीनों को देखा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका दो स्तर पे हैं, राज्य और केंद्र। और न्यायपालिका एकल ही है, न राज्य का है न केंद्र का है। हाँ, वो काम आसान हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करके बटे हुए हैं, मगर कोई वो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, या हाई कोर्ट में सब कर सकता है अगर फैसला गलत हो। तो चलिए, हमने क्या कहा था, बहुमत के प्रकार। क्या है? बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ। तो इसको हम लोग संविधान या राज्य व्यवस्था के और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको समझने से पहले इनको समझ लेना एक समझदारी भरा काम होता है, समझदारी वाला कदम उठाना होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा क्यों समझदारी वाला काम कैसे है। समझदारी का ये, क्योंकि हम राज्य व्यवस्था से पहले अगर बहुमत के प्रकार जान ले, कुछ बहुत सारे बेसिक्स बात जान ले, अपने सिलेबस को समझ ले, संविधान के कुछ छोटे मोटे चीज़ों को समझ लें, आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये सब तो हमने आपको बतला ही दिया है। सरकार क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, वगैरह बहुत सारी छोटी मोटी बातें जो बेसिक्स है, जो जाननी चाहिए किसी भी टॉपिक को समझने से पहले। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आगे हमने पढ़ा कि संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, ये आर्टिकल 368 368 के थ्रू होता है।
संविधान में संशोधन करना है या हमारे संविधान में संशोधन, जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ बदलना है, मान लीजिए अमेंडमेंट करना है फंडामेंटल राइट में बदलना है कुछ, तो इसके लिए कौन सा बहुमत जरूरत पड़ेगा, किस बहुमत का? तो आप विशेष बहुमत का। ये कोई संविधान में संशोधन साधारण तो है नहीं, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का जरूरी पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोगों को तो वहां जब हम संविधान संशोधन के बारे में आपको बतलाएंगे तो वहां पे विशेष बहुमत समझाना कितना मुश्किल होगा, क्लास बोरिंग हो जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में बहुमत के प्रकार आएंगे, क्योंकि जितना सारा टॉपिक है, कोई कानून बन रहा है, कोई बिल पास हो रहा है, कोई प्रस्ताव आ रहा है, सब में किसी न किसी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्या सीमा बदला जा रहा है, राज्य बदला जा रहा है, राज्य को अलग किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, भारत में कोई नए राज्य को जोड़ा जा रहा है, इन सभी प्रक्रिया में बहुमत आवश्यक है। तो हर जगह तो बहुमत के प्रकार हम समझाएंगे तो क्लास बोरिंग, और आपको भी बार बार बतलाने से टाइम का वेस्टेज और भी चीज़ कंफ्यूजन, ये सब चीज़ होगा। तो बहुमत के प्रकार को हम लोग एग्जाम्पल के साथ, अगर उदाहरण के साथ अगर अभी हम क्लियर कर लेते हैं, चार प्रकार के बहुमत के होते हैं, चार प्रकार के: साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, चार प्रकार के बहुमत होते हैं। इन चारों को एग्जाम्पल के साथ आज और एक और क्लास अगर लगे तो उसमें हम लोग समझेंगे, तो बहुमत के प्रकार क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे अगर मान लीजिए संविधान संशोधन अगर हम आपको समझाते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या है अपना विशेष बहुमत का प्रक्रिया, वो सब आपको पता होगा पहले से। तो वहाँ पे दो चार लाइन अगर मैं बता दी दूँ इसके बारे में तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में टॉपिक जल्दी जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। और वहाँ पे हर टॉपिक में और अन्य अन्य बहुमत के प्रकार आएंगे, हर बार हम बहुमत के प्रकार बताएंगे, तो क्लास डिले और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा चीज़। तो इसलिए समझदारी भरा काम होता है, जो भी लोग पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले कुछ बेसिक्स बात जान लेंगे तो अच्छा होगा। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ कि विधायिका ने ये फैसला कानून बनाया वगैरह, अब विधायिका कौन है तो ये पता तो चलना चाहिए कि विधायिका क्या है। लोकसभा, तो लोकसभा ने कोई कानून बनाया तो आपको पता होना चाहिए पहले कि लोकसभा क्या है। तो ये सब हम लोग बेसिक्स बात बहुत सारे तो जान लिए हैं और बहुत सारे जानेंगे, क्लास के साथ चीज़ें क्लियर होंगी, आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब कैसे ज़रूरी है चीज़ भी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हटाना है या राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो इसके लिए दोनों संसद के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदन में विशेष बहुमत। समझे? जैसे मान लीजिए लोकसभा में जैसे वो स्पीकर बैठते हैं, अध्यक्ष, उनको हटाना है। मान लीजिए स्पीकर को हटाना है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इन दोनों में से अगर किसी को हटाना है तो पहले हम अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। दोनों को अगर हटाना है तो आपको जो है प्रभावी बहुमत चाहिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाएंगे तो प्रभावी बहुमत। उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर हमको, एक ऊपर लिख लेते हैं, मानना नहीं है, ऐसा होता ही है, उपराष्ट्रपति को हटाना है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो हमको जो है लोकसभा में साधारण बहुमत और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए। लोकसभा में साधारण, राज्यसभा में विशेष, राज्यसभा में विशेष बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत। एक मिनट रुकिए, जरा पानी पी लूँ मैं, बहुत गर्मी है।
तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया। एक दो और एग्जांपल देता हूँ, तो हमें बहुमत के प्रकार पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, एक दो टॉपिक और आपको मैं बतलाता हूँ। एक दो तीन चार, चार टॉपिक के बारे में आपको बताया। अब एक चीज़ और देखिए, पांचवा टॉपिक, जैसे हमारा आर्टिकल 1 2 3 4 में क्या है, राज्य से संबंधित परिभाषा है, उनका पुनर्गठन और उनके सीमा से संबंधित चीजें हैं, राज्य और राज्य से संबंधित। हाँ, उसमें जैसे राज्य का सीमा बदलना है, राज्य को अलग करना है, या राज्य में कुछ उसकी सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, या भारत के भूभाग में कुछ नए भूभाग को जोड़ना है, या अब जैसे देख लीजिए बिहार से झारखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो ऐसे जो है राज्य के किसी भी सीमा को जैसे बांटना, या थोड़ा बढ़ा लेना, या फिर घटा लेना, ऐसा कुछ भी, तो ऐसे परिस्थिति में हमें साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत का प्रयोग करना पड़ता है। और संविधान में एक चीज और है कि ज्यादातर चीज साधारण बहुमत से ही होता है, ज्यादातर चीज। एक ये हो गया राज्य और सीमा में या गठन। एक और दूसरा देख लीजिए, इस तो ये हो गया, यहाँ भी बहुमत के प्रकार जरूरी है। जैसे भी बताया, लद्दाख हो गया बना, या तेलंगाना बना, झारखंड बना, इन सब में बना जो ये सब चीज, इन सब में किस बहुमत का उपयोग हुआ? साधारण बहुमत का। अब मान लीजिए मेंबर बैठे, चुनाव हुआ साधारण बहुमत के द्वारा, उसमें 50% से एक भी अगर अधिक है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी मान लिया जाता है फैसला कि चलो हाँ राज्य को बांटते हैं। मान लीजिए 105 नहीं 110 लोग हैं, तो 55 हुआ, इसका हाफ, इसका आधा हुआ 55, तो 56 लोग भी अगर इस पक्ष में है कि सीमा में परिवर्तन होना चाहिए तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए सरकार को गिराना है, वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है, या अविश्वास प्रस्ताव लाना है सरकार के खिलाफ, तो यहाँ भी साधारण बहुमत, यहाँ भी कौन सा बहुमत का उपयोग होगा? साधारण बहुमत। तो इतने सारे टॉपिक तो मैंने अभी बतला दिए आपको, जहाँ बहुमत के प्रकार तो पढ़ेंगे, इसलिए इस बहुमत के प्रकार को पहले ही समझ लेना एक समझदारी भरा काम होता है। कोई भी अगर बच्चे अगर जैसे पॉलिटी और पढ़ रहे हैं, तो कुछ बातें पहले जान लेनी चाहिए, ताकि आपका जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो उसको समझने में आसानी हो जाए। तो अभी जो 6 7 क्लास, आज तो 7वां क्लास है, और एक क्लास और, तो बहुमत के प्रकार समाप्त हो जाने चाहिए 8 क्लास तक। तो ये सारे बेसिक्स क्लास अगर आप कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। हाँ, और पढ़ने का काम तो थोड़ा सीरियस है, सीरियस बच्चों का काम है, जो भी पॉलिटी पढ़ने के लिए इच्छुक है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पिछली सारी क्लासें देखिए, उसके बाद आप ही निर्णय लेना, और आप लोग ही बताना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ही लोग फीडबैक देंगे, या फिर और अच्छे से मुझे बतलाना चाहिए, या कुछ और बदलाव करना चाहिए, ये सब चीज़ आप बतलाएंगे तो हम उसमें ज़रूर सुधार लाएंगे। फिलहाल अभी आगे समझते हैं इसको साफ करके। तो बहुमत के प्रकार क्यों जरूरी है, समझ गए? क्योंकि बाद में बार बार बहुमत के प्रकार आएगा, वहाँ बार बार तो बहुमत के प्रकार ही बताते रह जाएंगे और क्लास अटक जाएगी।
बढ़ेगी नहीं आगे, क्योंकि एक ही मामला तो नहीं है कि जहाँ बहुमत के प्रकार आएगा और हो जाएगा काम, बहुत सारे मामला आएगा, और सारे मामला में समझने से अच्छा है कि अभी समझ ले, और बाद में एक दो लाइन बोलेंगे आपको याद आ जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टॉपिक जल्दी आगे बढ़ेगा, दोनों के लिए आसान होगा। और जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो, उनको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो चलिए, बहुमत के प्रकार। तो कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं टोटल? चार प्रकार। पहला प्रकार देखते हैं, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी। फिर दूसरा है हमारा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, इसको क्या कहते हैं? प्रभावी यानी इफेक्टिव। इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी। उसके बाद हमारा तीसरा है विशेष बहुमत। इसको क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। और चौथा, चौथा क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3, यहाँ लिख देता हूँ, ये चौथा लिख लीजिए, पूर्ण बहुमत। पूर्ण, पूर्ण बहुमत, एबोसोल्यूट। एबोसोल्यूट मेजोरिटी। एबोसोल्यूट मेजोरिटी। तो हो गया हमारा, चार प्रकार के बहुमत के प्रकार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं ये। एक, एक, दो, तीन, चार। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। आज देखते हैं एक हो पाता है आज की क्लास में, या दो हो पाता है, फिर अगली क्लास में आज एक हो, या अगली क्लास में सारे हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेंगे। और एक चीज़ और कहना है मुझे, पहले आप नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए साफ करके आगे समझते हैं, शुरू करते हैं साधारण बहुमत से। हाँ, एक चीज़ ये बता रहा था मैं आपको कि जनरली क्लास पॉलिटी की जो होती है कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, इसी सब रेंज की होती है। मैंने 1 से 1.25 घंटा, रेयर ही हो जो 1.5 घंटा का हो सकता है, कभी रेयरली ही हो। तो क्लास 1 घंटा इसलिए रखा है कि हम दोनों के लिए ठीक हो, और हम 1 घंटा में टॉपिक से रिलेटेड भी बात करें बिना किसी अन्य बात से, और 1 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कर भी पाएँ। और किसी भी क्लास को अगर आप करते हैं तो शुरुआत के 5-10 मिनट तो ऐसे ही, क्लास, असल क्लास चलता है बीच में। जैसे आदमी हर तरीके से सक्षम होता है जवानी में, उसी तरह कोई भी क्लास किसी भी टीचर का अगर आप कर रहे हैं तो 5-10 मिनट, 5 मिनट के बाद से ही थोड़ा धीरे धीरे फ्लो बढ़ता है, फिर बात आगे बढ़ती है। टॉपिक का मेन जो मजा है क्लास के बीच में, तो पूरा लेक्चर देखिए। चलिए आगे समझते हैं, साधारण बहुमत से समझते हैं। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा अभी आपको तुरंत। साधारण बहुमत क्या है? तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, सदन में किसी विशेष दिन, सदन में किसी, किसी
विशेष दिन। संसद में किसी विशेष दिन। किसी विशेष दिन से मेरा मतलब है, मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए उस दिन किसी विषय पे मतदान होना है। मान लीजिए कोई कानून बन रहा हो या कोई प्रस्ताव हो या कोई बिल हो, विधेयक हो, तो उस पे मान लीजिए मतदान हो रहा है, विषय या मुद्दा जो भी हो। इसका मतलब वही है। सदन तो हमेशा हर दिन चलती ही है हमेशा, मगर किसी विशेष दिन जिस दिन किसी मुद्दे पे मतदान होना हो। मुद्दा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट में संशोधन करना हो, तो वहाँ विशेष बहुमत। मगर अभी हम लोग समझ रहे साधारण बहुमत। मान लेते हैं कि सरकार ही गिराना हो, या दूसरा सबसे अच्छा कौन सा एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो। मान लीजिए यूपी को या राजस्थान को एक और भाग में बांट के दूसरा राज्य बनाना हो, तो वहाँ पे साधारण बहुमत का उपयोग होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कैसे। साधारण बहुमत का परिभाषा 2 लाइन का है और आसान है। साधारण बहुमत का क्या है? सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित और मतदान, सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, का बहुमत 50%, यानी का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। अधिक, देखिए 2 लाइन का परिभाषा। साधारण बहुमत क्या है? संविधान में में सबसे ज़्यादा कौन सा बहुमत का प्रयोग होता है? ज़्यादातर संसद में कानून या विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें जो भी कानून ज़्यादातर जो होते हैं, जो भी बिल होते हैं या जो भी प्रस्ताव होते हैं, तो ये सब किससे हो जाते हैं? ज़्यादातर चीज़ें साधारण बहुमत से। कहीं-कहीं विशेष बहुमत आता है, किसी समझ में बड़े मुद्दे पे, जैसे संविधान में संशोधन, तो ये बड़ा बात है। राष्ट्रपति को हटाना, ये एक बड़ा बात है। मगर इन जनरली ज़्यादातर चीज़ या काम जो होता है, वो साधारण बहुमत से हो जाता है। हर जगह विशेष बहुमत ही करने लगेंगे, तो वो भी एक जो है ठीक नहीं होगा। मतलब चीज़ें को करना आसान मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक होने का मतलब चाहे एक ही अधिक क्यों ना हो। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हाँ, एक तो चीज़ तो और हमसे आपसे पूछना है हमको। पहले बताइए कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट हैं? अभी लिखते हैं, फिर समझते हैं। कितने सीट हैं लोकसभा के वर्तमान में? मैं इसको साफ कर रहा हूँ। यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले का जो है संख्या 50% से अधिक होना चाहिए, यानी बहुमत। हाँ, एक चीज़ और, इनमें इनमें कौन लोग गिने नहीं जाएँगे? जो एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, जो लोग सदन में उपस्थित नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे। दूसरा, जो मतदान में भाग नहीं लेंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। सदन में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले मेंबर का मतदान 50% से अधिक होना चाहिए, चाहे जो भी विषय हो, साधारण बहुमत के अंतर्गत जो भी विषय आते हों, 50% से अधिक होना चाहिए। चाहे 1 अधिक हो, 10 अधिक हो, 100 अधिक हो, 50 अधिक हो, 200 अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस 50% से अधिक होना चाहिए। तो इसमें उन लोगों को नहीं गिना जाएगा जो आए नहीं होंगे, जो आए नहीं होंगे,
या जो मतदान में भाग नहीं ले रहे होंगे। ये 2 बात याद रखिएगा। मान लीजिए कुछ मेंबर हैं, उनको बोल दिया गया है, उन लोगों या वो लोग जो है आपस में ही बात कर लिए हैं कि भैया हम सिर्फ चर्चा में भाग लेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। हम ना किसी विषय के पक्ष में जाएँगे, ना किसी विषय के विपक्ष में जाएँगे। हम लोग बस दर्शक बन के देखेंगे और वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। ऐसा उनको मान लीजिए उनके साथीगण बोले हुए हैं कि भाई चर्चा में भाग लेना, संसद में बैठे हो तो लोकसभा में ही मान लीजिए किसी इस मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में मत जाना, ना वोट डालना ही मत। तो जो लोग मतदान में भाग नहीं लेंगे उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चाहे मान लीजिए 200 मेंबर आए हैं, जिसमें 20 लोग भाग नहीं लिए, 180 लोग लिए। 180 लोग लिए तो 180 का आधा हो गया 90, यानी 50%। मान लीजिए उससे अधिक, तो 90 से 91 हो गया या 95 हो गया या 120 हो गया, 50% से अधिक संख्या आ गया, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो यही चीज़ है। पहले ये बताइए कि वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है हमारे संसद में? 543। कहीं आपने 543 भी पढ़ा होगा, कहीं मान लीजिए अगर आप पढ़े होंगे तो 550, कहीं मान लीजिए 500, कहीं 552। ये सारा संख्या एक तरीके से सही है, मगर ये सारा संख्या का अपना-अपना एक कहानी है। थोड़ा हम इसको भी चर्चा करके निपटा ही डालते हैं थोड़ा-सा। जैसे 543 है, जब संविधान बना था उसके बाद जो 1952 में आम चुनाव हुए थे, उस समय हमको जहाँ तक याद आ रहा है लगभग 480 के करीब सीट सक्रिय थे, उन्हीं पे लोग चुन के आए थे एमपी। उस समय 500 सीट था। संविधान जब बना था उसके बाद 1950-52 ये सब के टाइम में 500 सीट ही था। फिर क्या हुआ? फिर संख्या बढ़ा। जैसे-जैसे नए राज्य बने या राज्य का पुनर्गठन हुआ। अभी 1-2 क्लास पहले 7वां संविधान संशोधन राज्य का पुनर्गठन के बारे में थोड़ा बतलाया था आपको। अ, या फिर आबादी बढ़ने लगा, तो आबादी बढ़ेगा तो उन आबादी के नेतृत्व करने के लिए फिर मेंबर चाहिए। मेंबर की संख्या बढ़ेगी, तो सीट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वर्तमान में सक्रिय सीट जो है 543 है। अधिकतम संख्या जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या है 550। सक्रिय है एक्टिव। एक्टिव कितना है? 543। और जो बाकी कितने बच रहे हैं? 7 जो हैं, ये भविष्य के लिए आरक्षित। भविष्य के लिए क्यों है? क्योंकि मान लीजिए भारत में नए कोई भूभाग जुड़ते हैं, या मान लीजिए कहीं राज्य का विभाजन होता है, या मान लीजिए आबादी और बढ़ जाती है। हो सकता है मेंबर की संख्या बढ़े, या किसी वजह से आरक्षण की वजह से किसी को अगर उसमें आरक्षण देना हो, राजनीतिक आरक्षण, तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये 7 एक्स्ट्रा सीट भविष्य के दृष्टि से रखा गया है। तो आइए हम आपको एक चीज़ और बतला दें। ये बातें तो आप समझ गए। जैसे देखिए, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था? 1956 में। राज्य का पुनर्गठन तो 500 से संख्या बढ़ के हो गया था 525। 500 से संख्या बढ़ के हो गया था 525। लोकसभा सीट 525 हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया? 31वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1973। आबादी में वृद्धि हुआ, तो फिर सीट का संख्या बढ़ के कितना हो गया? फिर जो है आपका सीट का संख्या बढ़ के हो गया 547। देखिए सीट का संख्या इसी तरह बढ़ा। आपको मोटा-मोटा आइडिया दे देते हैं, आप कन्फ्यूज़ ना हो। परंतु वर्तमान में ये है, अधिकतम संख्या ये है, और सक्रिय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो चुन के आते हैं, ये 543, वो अभी सक्रिय अवस्था में 543 है। 7 भविष्य के लिए आरक्षित, मतलब सॉरी
रखे गए हैं, वजह जो भी हो, वजह जनसंख्या अगर और बढ़ता है, राज्य की सीमा बढ़ता है, या जो भी और भी कई अन्य रीजन हो सकते हैं, उसी वजह से भविष्य के लिए 7 एक्स्ट्रा सीट रखा हुआ है और रखना भी चाहिए। फिर आपका हो गया क्या, हाँ फिर हुआ गोवा, दमन और दमन, गोवा दमन दीव पुनर्गठन, पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम, ये कब हुआ था आपको, 1987 में। देखिए यहाँ भी एक अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम संसद ही का द्वारा ही बनाया हुआ है कानून। तो फिर संख्या बढ़ के क्या हो गया था, 552, 552 संख्या फिर ऐसे बढ़ा। फिर क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इसमें जो 2 सीट है, आज़ादी के बाद से एक अंग्रेज थे कोई नेता, उन्होंने जो अंग्रेज लोग यहाँ रह गए थे या यहाँ की महिलाओं से शादी कर लिए थे, जो उनके परिवार वगैरह रहते थे कुछ ही, तो उनके लिए भी 2 सीट रखा गया था एंग्लो इंडियन के लिए। तो फिर 2 सीट यहाँ फिर घटेगा, 104वां संविधान संशोधन में 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन, ये सीट का जो प्रावधान था उनके लिए आरक्षित था, वो हटा दिया गया। क्योंकि इसलिए हटा दिया गया कि लोग का कहना था कि एंग्लो इंडियन जो भी हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में और लोगों में घुल मिल गए हैं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है कि इनके लिए सीट आरक्षित या रखा जाए। तो आपके मन में सवाल आएगा कि एंग्लो इंडियन कौन है। जैसे मान लीजिए जिनके पितृपक्ष यानी पिता के इससे जैसे दादा परदादा वगैरह जो है ब्रिटिश मूल के थे, यानी विदेशी थे, यूरोपीय, और उनके उस समय जब अंग्रेज भारत में थे तो भारतीय महिला से शादी किए, तो उनके मान लीजिए बेटे या पोते, जिनका परवरिश पूरी तरीके से भारत में हुआ है और वो यहीं के निवासी होकर के रहे हैं, बस उनका पूर्वज यूरोप या ब्रिटिश से था। वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, ऐसे ही समझ लीजिए, बस उनका पूर्वज ब्रिटिश मूल से होना चाहिए और उनका पालन पोषण रहन सहन सब भारत में हुआ, उन्हीं को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो फिर 2 सीट जो यहाँ एंग्लो इंडियन का हटा के दिया गया, तो अधिकतम संख्या अभी कितना है, 550 -2 हो गया था 104वां संविधान संशोधन में, समझे, 104वें संविधान संशोधन में, तो अभी अधिकतम संख्या है 550। 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसको अभी ही हटाया गया, 2020 में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और एंग्लो इंडियन का जो है, ये जो एंग्लो इंडियन का 2 सीट था, एंग्लो इंडियन, इनका जो 2 सीट था ना, और एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान जो भी है नियम कानून, हमारे संविधान के आर्टिकल 366 क्लोज 2 में इसका परिभाषा दिया हुआ है कि एंग्लो इंडियन कौन है। तो जो बतलाया था कि जो जिनका पितृपक्ष जैसे दादा परदादा वगैरह ब्रिटिश तरफ से थे, यानी यूरोपीय थे या ब्रिटिश मूल के थे, यही परिभाषा शायद हमारे संविधान में भी परिभाषा यही है। तो 550 अभी संख्या क्या है, 550, जिसमें सक्रिय सीट है 543, जिसपे लोग चुन के आते हैं। हाँ एक चीज और, 543 में आपका जो है 524 राज्य से और 19, तो टोटल हो जाएगा 13, 1, 4, 5, 543 हो गया, 19 हो गया यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। 19 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। दिल्ली से सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं चुन के, दिल्ली से 7 आते हैं, 7 सीट एमपी के। तो चलिए आगे समझते हैं साधारण बहुमत को एग्जाम्पल के साथ।
ये छोटा छोटा बात जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए साधारण बहुमत को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे के आसपास। तो मान लीजिए एक स्थिति है, एग्जाम्पल, टोटल सक्रिय सीट है 543, 543 सीट। एक स्थिति ले लेते हैं, मान लीजिए लोकसभा में बैठक हो रही है और मान लेते हैं लोकसभा में बैठक हो रही है और किसी विषय पर मतदान होना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी राज्य की सीमा से संबंधित कोई भी चीज। तो टोटल है आपका, टोटल मेंबर है 543। ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 543। और आए कितने हैं, यानी उपस्थित है 300, आए हैं 300। और जब मतदान का वक्त आया, जब मतदान का वक्त आया तो मतदान कितने लोगों ने किया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन हो, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो मतदान कितने लोग किए, मतदान किए हैं 260 लोग, मतदान किए 260 लोग, टोटल मेंबर है 543, आए हैं उपस्थित है 300। तो 40 मेंबर इधर और 200, 543 में 300 आए, 40 मेंबर इधर भी गायब हो गए। यानी देखिए 300 में 40 मेंबर क्या किए हैं, मतदान में भाग नहीं लिए। 40 मेंबर जो है, मान लीजिए मतदान में भाग नहीं लिए हैं 40 मेंबर, नहीं ही लिए हैं, तो इनको भी नहीं काउंट किया जाएगा। अभी पहले समझाया था आपको, जो नहीं आएंगे वो, और जो उपस्थित होंगे परंतु मतदान में भाग नहीं लेंगे वो, इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। काउंट उन्हीं को किया जाएगा जो संसद में और सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी अगर मतदान हो रहा है। अभी हम लोग लोकसभा का एग्जाम्पल लिए, तो लोकसभा में 543 मेंबर है, 300 उपस्थित हुए हैं, 260 ही मतदान में भाग लिए हैं, तो हम 260 ही को काउंट करेंगे। जो उपस्थित है परंतु मतदान में भाग नहीं लिए उन मेंबर को काउंट नहीं करेंगे, या फिर जो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, उन मेंबर को काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए, तो क्या था परिभाषा, उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर का मतदान 50% से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 260 है, तो 50% के लिए आधा करेंगे, तो कट गया कितना सीट, कितना मेंबर हो गया 130। 50% से अधिक होना चाहिए, 50% हो ही गया तो हम लोग +1 कर देते हैं समझने के लिए, तो 131, यानी 131 आ गया। 50% से अधिक होना चाहिए तो हम लोग अधिक करने के लिए 1 जोड़ देते हैं,
एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 131। तो अगर इतना हो जाता है 50% से एक भी अगर अधिक हो गया तो क्या हो गया जाएगा, पारित हो जाएगा प्रस्ताव, बिल पास हो जाएगा या विधेयक जो भी है। अब देखिए दूसरा स्थिति लेते हैं, टोटल मेंबर है 543। हम लोग एक इस +1 इसलिए करते हैं समझने के लिए क्योंकि परिभाषा 50% से अधिक होना चाहिए। अब दोनों बराबर ही हो जाएगा तो फिर प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और ऐसा नहीं होता है कि हर बार बराबर ही हो जाए। 50% से अधिक होना चाहिए। अब कौन जानता है कि 50-50 हो जाएगा, नहीं भाई 49-51 भी हो सकता है परसेंटेज, 60-40 भी हो सकता है परसेंटेज, 80-20 भी परसेंटेज हो सकता है, पक्ष और विपक्ष। इसलिए हम लोग +1 करके समझने के लिए +1 करते हैं। अब चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। टोटल मेंबर कितने, टोटल मेंबर 543। मतदान कितना किए हैं यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए 400 मेंबर आए हैं, 400-500 में आए हैं मेंबर 400। मतदान कितना किए हैं 300। ठीक, मतदान किए हैं 300, आए हैं 400, तो 100 लोग कहाँ चले गए हैं। ये 100 लोग बस उपस्थित हैं, यानी सिर्फ चर्चा में मतदान में नहीं लिए भाग। मतदान में ये लोग भाग नहीं लिए हैं, चर्चा में लिए हैं, सिर्फ केवल चर्चा में। केवल चर्चा में ये लोग भाग लिए हैं। तो आप ही बताइए इन 100 लोग को काउंट किया जाएगा, नहीं, बात अब 300 पे ही होगी। ये लोग आपस में चर्चा क्या बोलते हैं, बातचीत कर लेंगे, भाई हमको किसी इस विषय या मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाना, हम लोग चुपचाप बैठ के देखेंगे, सुनेंगे, चर्चा में भाग लेंगे, आनंद लेंगे, और पक्ष विपक्ष में नहीं जाएंगे, मतदान भी नहीं करेंगे। ये वो वाले मेंबर है, 3 को काउंट नहीं किया जाएगा। अब फैसला होगा 300 पे, यानी परिभाषा क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाले का मतदान जो है, संख्या जो है वो 50% से अधिक होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं 50% से अधिक होना चाहिए। ये हो गया साधारण बहुमत के लिए। ठीक, कंडीशन ये है कि साधारण बहुमत के लिए 50% से अधिक होना चाहिए बहुमत। 300 आए तो 300 का आधा करेंगे तो आ गया 150। तो 50% कितना होगा 150, +1 कर देते हैं, +1 कर देंगे तो 151। अगर इतना संख्या आ जाता है तो फिर क्या होगा, उस विषय पे जो भी था कानून वगैरह प्रस्ताव पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। तो क्या होगा, साधारण बहुमत सफल हो जाएगा इस स्थिति में। एक दो स्थिति और देख लेते हैं, तीसरा स्थिति एक चेक करते हैं हम लोग। तीसरा स्थिति में हम लोग देख लेते हैं कि पूरा का पूरा मेंबर को बुला लेते हैं। आ गए हैं 543 है, कोई जरूरी नहीं है कि 543 मेंबर हर रोज उपस्थित ही हो, ऐसा नहीं कि सब किसी न किसी काम में बिजी तो होते हैं, और ये आवश्यक भी अनिवार्य भी नहीं है कि उस सारे मेंबर संसद में उपस्थित हों, लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य भी नहीं है। मतलब तो हम लोग मान लेते हैं कि 543 के 543 आ गए और सब ने मतदान भी 543 के 543 कर दिए। ठीक, अब इसका आधा करिए, 50% के क्या हो गया इसका, 50% करने के लिए हमको इसका आधा करना होगा। 543 का आधा हो जाता है, यह आ गया संख्या 271.5, 271.5। अब क्या करिएगा, अभी तक तो सम संख्या आ रहा था तो हम लोग आधा आधा करके देख लेते थे, एक जोड़ के भी देख लेते थे। अब यहाँ क्या करिएगा सोचिए। तो हम आपको बतला रहे हैं क्या करना है। एक तो विषम संख्या है,
दूसरा पॉइंट में आया है, तो एक मेंबर को क्या करिएगा, एक एमपी को बीच में से तो नहीं काट दीजिएगा आधा। इस 0.5 का क्या मतलब है? तो इसी को समझते हैं। तो 0.5 जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, दुकानदार के पास गए और एक आप दवाई की शीशी लिए, कफ सिरप, ठीक है, एक कफ सिरप हम लोगों ने लिया, तो इसका दाम है 40 रुपया 35 पैसा। और मान लीजिए दूसरा दाम लिख लेते हैं 40 रुपया 50 पैसा, तीसरा रेट लिख लेते हैं 40 रुपया 70 पैसा। अब देखिए जीरो को हटा देते हैं, यानी 30 50 60। तो वहाँ भी वही रूल लागू होगा। तो वहाँ ये रूल लागू हो रहा है कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 तक जो है पिछली संख्या लिया जाएगा। यानी मान लीजिए वहाँ 271.4 होता, 271.4 होता तो हम लोग 271 ही लेते हैं। मगर यहाँ जैसे देखिए दुकानदार जो है आपका 40 रुपया 50 पैसा या 40 रुपया 70 पैसा है, तो अगला संख्या ले सकता है, वो आपसे 41 रुपया ले सकता है। उसी तरह तो यहाँ भी 0.5 से लेके 0.6 0.7 0.8 0.9 यहाँ से अगली संख्या लेते हैं। यहाँ के बाद हम लोग अगली संख्या लेते हैं उसमें। जैसे यहाँ हम लोग 0.5 के बाद या 0.5 से, यहाँ 0.5 से ही दुकानदार का मन होगा तो 0.5 से यहाँ भी आपसे 40 रुपया 50 पैसा की जगह 41 रुपया ले सकता है या छोड़ भी सकता है। मगर यहाँ जो है अनिवार्य है, करना ही है 0.5 के बाद अगली संख्या। तो वहाँ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 272। अगर ये 0.4321 होता तो 271 होता, और 0.5 है मगर तो 272 हो गया। तो ऑलरेडी देखिए 50% से अधिक तो हो ही गया, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो साधारण बहुमत विषम संख्या में भी सफल है। तो 0.6 भी आगा तो अगली संख्या लेंगे, 7 भी होगा अगली, 8 भी होगा अगली, 9 भी होगा अगली संख्या लेंगे। अगर 0.5 से कम होगा तो पिछली संख्या लेंगे 1 से लेके 4 तक में। जैसे दुकानदार के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा, अगर 40 रुपया 50 पैसा भी दाम है तो वो आपसे 41 रुपया ले सकता है, छोड़ देना उसका व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगा। अगर मान लीजिए ऐसा अनिवार्य ही हो जाए कि लेना ही है, अगर 40 रुपया 50 पैसा है तो उसका 41 रुपया लेना ही, तो ये भी उसी तरह लेगा जैसे वहाँ हम लोगों ने किया है। तो ये नियम बना हुआ है। अगर विषम संख्या आ जाता है, वोटिंग को अगर हम साधारण बहुमत करके उसका आधा करते हैं और विषम देखिए संख्या आ गया, तो 0.5 के बाद अगली 0.5 से ही अगली संख्या लेंगे, और 0.5 से पहले पिछली संख्या रहेगा। पिछली संख्या रहेगा तो देखिए साधारण बहुमत सफल नहीं होगा। और अगली संख्या अगर 0.5 से शुरू होता है तो साधारण बहुमत देखिए सफल हो गया। इसमें एक या दो जोड़ने का जरूरत नहीं, जोड़ तो हम लोग इसलिए रहती है 50% से अधिक होना चाहिए, इसलिए एक जोड़ दे देते ताकि हम लोग समझ पाए कि चलो भैया इस स्थिति में साधारण बहुमत सफल हो जाएगा, इस स्थिति में सफल नहीं होगा। नोट करना है कर लीजिए आप लोग अपने समझने के लिए। तो चलिए आगे समझते हैं क्या करके। तो समझ गए, ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी लेके कुल टोटल संख्या ये कर लीजिएगा, कुछ अपने मन से लेके अपना करके घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका साधारण बहुमत और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी 3 4 एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया। और एक दो बात और है जो हम लोग करते हैं, और सीट के संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो भी हमने पहले बतला दिया है। अभी आपको इस परिस्थिति में 500 था, 552 किस परिस्थिति में था, फिर 2 घट क्यों गया, या 525 कब हो गया था। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, राज्य का निर्माण होगा, पुनर्गठन होगा, या हमारे सीमाएं बढ़ेंगी, तो ऐसी अवस्था में मेंबर की भी संख्या बढ़ेगी घटेगी, तो सीट की भी संख्या बढ़ेगी घटेगी। और जैसे जैसे हमारा समाज बदलेगा वैसे वैसे राज्य व्यवस्था भी बदलेगा। पहली क्लास में मैंने बतलाया था, दूसरी क्लास में। तो चलिए आगे समझते हैं।
भारत के जो संविधान में है, हमारे जो संविधान में है, ज्यादातर ज्यादातर जो है काम ज्यादातर काम जो है साधारण बहुमत से हो जाता है। साधारण बहुमत से ज्यादातर काम साधारण बहुमत से हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो। इन सभी में ज्यादातर काम हम लोग का साधारण बहुमत से ही हो जाता है। जैसे अभी बतलाया था आपको कुछ बहुमत के प्रकार के, जब आपको बतला रहा था अभी तो उसमें बतलाया था। अभी फिर बतलाता हूँ एक दो चीज। और ज्यादातर काम जब इससे होता है तो ये सबसे लोक लोकप्रिय भी है। संविधान में जो है साधारण बहुमत लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर काम इस बहुमत के सहारे हो जाता है, चाहे राज्य के दोनों सदन हो या केंद्र के दोनों सदन हो, संसद के या राज्य विधानमंडल के। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे 4 प्रकार से कानून बनते हैं। 4 प्रकार से कानून बनते हैं। तो जैसे पहला है, आ गया, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो 4 प्रकार के विधेयक कौन से होते हैं? पहला हो गया साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। दूसरा हो गया आपका धन विधेयक, मनी बिल। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। और चौथा हो गया संविधान संशोधन विधेयक। चौथा हो गया संविधान संशोधन विधेयक। अब इसमें देखिए, अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि ज्यादातर कानून या कोई भी काम जो होता है साधारण बहुमत से हो जाता है। तो इसमें भी देखिएगा, 1, 2, 3, ये जो तीन है, ये तीन सीधे साधारण बहुमत से होता है। बस एक ये 3 प्रकार के बिल जो है साधारण विधेयक से हो जाता है इसका काम। साधारण बहुमत से, सॉरी, साधारण बहुमत से हो जाता है इसका काम। इसमें विशेष बहुमत, पहले भी बताया आपको, विशेष बहुमत। इसमें विशेष इसमें विशेष बहुमत का जरूरत पड़ता है, बाकी तीन तो साधारण बहुमत से हो जाता है। अब साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है, ये सब एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में विस्तार से। अभी हम लोग समझने के लिए कि ज्यादातर जो है हमारे तीन तो साधारण बहुमत से होता है, एक होता है विशेष बहुमत से यहाँ। तो संविधान में लोकप्रिय कैसे है ये हमने आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और धन विधेयक वित्त विधेयक में भी बारीक अंतर है, इसको भी हम लोग जानेंगे। संविधान का सबसे लोकप्रिय बहुमत कौन सा है? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत से ये तीनों का विधेयक पास हो जाते हैं। फिर ये सिर्फ होते हैं विशेष बहुमत से। और संविधान में सबसे लोकप्रिय है साधारण बहुमत, सबसे लोकप्रिय, क्योंकि ज्यादातर काम उस बहुमत के सहारे हो जाता है। इसी तरह देखिए,
संसद में अगर संसद में जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में, उनमें ज्यादातर प्रस्ताव साधारण बहुमत से सफल होता है। ज्यादातर प्रस्ताव, कुछ को छोड़ के। वो कुछ का चर्चा हम लोग बाद में देखेंगे। ज्यादा भी साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत को हम लोग देखते हैं। जैसे देख लीजिए साधारण बहुमत से क्या क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या होता है देखते हैं। जैसे है साधारण बहुमत से पारित होता है बहुत सारा प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव देख लेते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जैसे हो गया विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उसके बाद हो गया काम रोको प्रस्ताव, उसके बाद हो गया जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इत्यादि कर देता हूँ नीचे। ये सारे प्रस्ताव जैसे साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं। ये सारे प्रस्ताव साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं। ये सारे प्रस्ताव को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझे कि ये सब अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, काम रोको प्रस्ताव क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव एक और है, जैसे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। इसलिए ये संविधान में लोकप्रिय भी है और ज्यादातर काम इससे होता है। और सबसे ज्यादा साधारण बहुमत जो है सबसे सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला बहुमत है। तो इसी के साथ हम लोग साधारण बहुमत पे क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत पढ़ेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए और क्लास को देखिएगा प्रॉपर, आप समय पे आ जाया करेगी आपकी क्लास। और बहुत सारी बातें हैं जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगली क्लास भी बहुमत के प्रकार पे ही होगी। और चलिए आप लोग को आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई जरूर करिएगा।